हेलो बच्चों, आज हम लोग समसामयिक भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। हरित क्रांति का अर्थ बच्चों कृषि क्रांति से लगाया जाता है। कृषि के स्वरूप में जो संस्थागत स्वरूप में, तकनीकी स्वरूप में जो परिवर्तन आए, उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ, उन सबको हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भारत में ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी कि हरित क्रांति को अपनाया गया या इसको लागू करने की आवश्यकता ज़रूरी हो गई। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि 1960 के दशक में यह क्रांति प्रारंभ की गई, तो उससे पहले की और उस दौरान की क्या परिस्थिति थी कृषि की, उसको हम समझें। तो बच्चों, हम देखें, जब स्वतंत्रता से पूर्व की हम भारत की आर्थिक स्थिति, विशेषकर कृषि की स्थिति को देखें, तो अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारतीय कृषि का अधिक से अधिक दोहन करना, किसानों पर धन प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक भू राजस्व की दरें लागू करना और जो कृषि के क्षेत्र में जितने भी ज़रूरतें थी उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना था। उन्होंने जो तकनीकी ढांचा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके परंपरागत साधनों के प्रयोग के कारण और भू राजस्व की ऊंची दरों के कारण किसानों की और कृषि की स्थिति बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हम आज़ादी से पहले का देख रहे हैं और आज़ादी के समय के तक की स्थिति जो है कि कृषि की स्थिति बहुत दयनीय है। उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के फलस्वरूप भारत दो भागों, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बटा। तो क्या हुआ, इस विभाजन के फलस्वरूप जो भारत के उत्पादक क्षेत्र थे, जहाँ पर अच्छी फसलें होती थी, अच्छी कृषि होती थी, उपजाऊ क्षेत्र थे, वो किसके कब्जे में चले गए? पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी के साथ आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान बने तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। तो भारत की जनसंख्या वैसे ही ज़्यादा थी उस स्थिति की परिस्थितियों के हिसाब से, और जब पाकिस्तान से विस्थापित लोग भारत आए तो इस संख्या का भार यहाँ के खाद्यान्न क्षेत्र पर पड़ा और कृषि इस समय उस स्थिति में नहीं थी कि इन लोगों की जो आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा कर सके। इसलिए पहले से जो कृषि की स्थिति थी वो और ज़्यादा अधिक खराब होने लगी। इसी के साथ स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में और स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में, खासकर 1960 के बाद 66-67 के वर्षों में भारत में कई तरह के भीषण अकाल पड़े। इस समय अंग्रेज़ों ने उपेक्षापूर्ण नीतियाँ अपनाई। आज़ादी के बाद भी विभाजन के कारण सरकार इन स्थितियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन तो इन स्थितियों के कारण क्या है, कृषि की स्थिति बहुत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो अब साधन वही अपनाए जा रहे थे अभी तक कृषि में, परंपरागत साधनों के कारण, तथा जो तकनीक थी पुरानी, हल से खेत जोतना, खाद का प्रयोग करना आदि से कारण उस समय केवल 10% क्षेत्र में केवल मात्र सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और गेहूं और धान जैसी महत्वपूर्ण फसलों की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। इस स्थिति में जो उस समय जनसंख्या थी उसका भार वहन करना कृषि के लिए संभव नहीं था, कृषि व्यवस्था के लिए। तो भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार को विवश होकर अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ा। 1960 के दशक में भारत ने अमेरिका से काफ़ी भारी मात्रा में गेहूं का आयात किया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति जो पहले से ही कमज़ोर थी उस पर और अधिक आर्थिक भार हुआ। अतः इस स्थिति को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए देश में जो माहौल बना आर्थिक क्षेत्र में, तो सरकार ने यह प्रयास किया कि कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं, कुछ ऐसे सुधार किए जाएं
जिससे कृषि की स्थिति में सुधार हो सके और भारत दूसरे देशों पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी के तहत 1966-67 में के वर्षों में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनके और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया या कृषि क्रांति का प्रारंभ किया गया। बच्चों, हरित क्रांति का अर्थ देखा जाए तो उत्पादन के इस क्रांति के दौरान जो साधन अपनाए गए उससे कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस तकनीक का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक और परंपरागत कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। इस क्रांति के होने के बाद भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आर्थिक के स्तर पर आ गई। भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना और भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अब बच्चों, आपके पेपर के लिए बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। ये तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हरित क्रांति को अपनाया गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर क्या कारण थे या क्या सहायक तत्व थे जिनके कारण भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया, जिसमें पहला महत्वपूर्ण कारण है भूमि सुधार। 1947 के बाद जो भूमि व्यवस्था थी, सामंत प्रथा थी, तो आज़ादी के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए भूमि व्यवस्था में बदलाव किए गए, राजस्व व्यवस्था में बदलाव किए गए, सामंत प्रणाली को समाप्त करने के प्रयास किए गए। तो जो भूमि सुधारों की प्रक्रिया सरकार ने चलाई तो उसके फलस्वरूप सरकार को काफ़ी सफलता मिली। भूमि सुधारों ने जो सामंत व्यवस्था थी उसका संस्थागत स्वरूप में पूरी तरह समाप्त कर दिया। सामंत व्यवस्था की समाप्ति से किसानों को उनकी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हुआ और वो निजी स्तर पर अब उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे। ये किसान पहले पूरी तरह सामंत पर निर्भर थे, कर्ज के तले दबे हुए थे उनके। अब किसानों को निजी स्वामित्व जो प्राप्त हुआ उनकी ज़मीन पर, तो उन्होंने स्थायी रूप से कृषि के जो विकास के लिए जितने भी साधन थे उनको अपनाने के लिए वे प्रेरित हो गए। किसानों के पर भू राजस्व का जो भार था वो कम हुआ और अब किसानों के पास जो अधिशेष राशि बचने लगी उसका प्रयोग उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए किया। इससे वैज्ञानिक तौर तरीकों का विकास हुआ और हरित क्रांति को अपनाने में सहायता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है तकनीकी आधार का विकास। जब भूमि सुधार की प्रक्रिया भारत में हुई तो इससे भारत के जो कृषि क्षेत्र का संस्थागत ढांचा था उसमें काफ़ी भारी परिवर्तन हुए और अब सरकार ने यह प्रयास किए कि कृषि के तकनीकी ढांचे में भी परिवर्तन हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में विशेष विकास करने का प्रयास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो 1951 से 1955 तक रही में खेती और सिंचाई के मद पर कुल योजना खर्च का 31% के लगभग लगाया गया। इसके अतिरिक्त कृषि का धीरे धीरे वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर निर्मित होने लगा। सिंचाई के विकास के लिए भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, जवाहर सागर जैसी कई कृषि योजनाएं प्रारंभ हुई। शोध प्रयोगशालाएं, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रासायनिक खाद के कारखाने आदि का विकास हुआ। 1961 में गहन कृषि कार्यक्रम लागू हुआ जिसने कृषि के तकनीकी विकास का मार्ग पूर्णतः प्रशस्त किया। इस तरह जब कृषि का तकनीकी ढांचा विकसित हुआ तो उसने हरित क्रांति को प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की। अगला पॉइंट है
जिसने हरित क्रांति के विकास में सहयोग दिया। खाद्यान्नों का अभाव। हम पहले की स्थिति पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारत की जनता खाद्यान्नों के मामले में विदेशों पर निर्भर थी। यहाँ जो उत्पादन होता था बच्चों, वो यहाँ की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। 1949 से 1965 के मध्य भारत में खाद्यान्नों का काफ़ी अभाव रहा। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार के लिए संभव नहीं था। अतः विवश होकर उनको अमेरिका जैसे देशों के साथ खाद्यान्नों का, अनाज का आयात करना पड़ा। लेकिन लंबे समय तक जो ये प्रवृत्ति थी, आयात करने की प्रवृत्ति, किसी भी देश के विकास के लिए, उसके राष्ट्रीय हित के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा किसी देश पर निर्भरता होने से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक ढांचा विकसित नहीं हो पाता। अतः यह प्रयास किया गया कि भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि विदेशी देशों पर निर्भरता कम हो सके। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ तो वैसे ही देश की स्थिति वैसे ही कमज़ोर थी और उसके बाद भारत को कई ऐसी परिस्थितियां हुई कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना लगातार करना पड़ा। इसी बीच 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिससे भारत के आर्थिक संसाधनों पर काफ़ी दबाव पड़ा, काफ़ी क्षति हुई भारत को। तो भारत सरकार को यह अनुभव हुआ कि भारत अपनी अस्मिता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो। अब अमेरिका से जब भारत ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने लगा तो अमेरिका भारत पर धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में दबाव बनाने लगा। चीन, पाकिस्तान और वियतनाम की नीति अमेरिका के दबाव में निर्धारित होने लगी। खाद्यान्नों के मामले में भारत की अमेरिका पर निर्भरता स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण में भी बहुत बड़ी बाधा थी। अतः उस समय के लिए बेहद आवश्यक हो गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्त होकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अतः इस हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य मंत्री सी सुब्रमण्यम आदि लोगों ने विशेष प्रयास किया कि भारत की कृषि रणनीति में परिवर्तन लाया जाए ताकि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। अगला पॉइंट है अकालों की भयानकता। स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पूर्व और 1947 के बाद 1960 के दशक में 1964 से 1967 के दौरान भारत में भयानक अकाल पड़े। इस दौरान 1966 में भारत को 1 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1965-66 के दौरान उड़ीसा और बंगाल जैसे क्षेत्रों में अकाल के कारण बेहद दयनीय स्थिति हो गई। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए, अकालों की भयानकता को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना अब जरूरी हो गया था। लास्ट पॉइंट है बच्चों, कृषि वित्त के साधनों का विकास। परंपरागत तौर पे यदि हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में जो विकास कार्य था, जो धन उपलब्ध कराने का कार्य था, वो सामंत और महाजन वर्ग करता था। लेकिन ये वर्ग इस कार्य की आड़ में किसानों का शोषण करते थे। किसानों की स्थिति को उन्होंने बेहद दयनीय बना दिया था। अतः भूमि सुधारों के माध्यम से इस व्यवस्था को, सामंती व्यवस्था को, महाजनी व्यवस्था को समाप्त किया गया। सहकारी समितियां सरकार ने स्थापित करी। 1969 में के लगभग 80 के लगभग बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत के हर कस्बे में या शहर में यह प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित हों ताकि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।
तो इन सबके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1968 से 1973 के बीच खेती को दी जाने वाली संस्थागत सरकारी वित्तीय सहायता दुगनी हो गई। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश का कार्य काफ़ी बढ़ गया और सरकारी निवेश, संस्थागत वित्त, शाखाओं के विस्तार से किसानों को आसानी से ऋण की उपलब्धता से हरित क्रांति के प्रारंभ होने के लिए बिल्कुल सकारात्मक माहौल